सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को इस वक्त प्राइवेटाइज़ करने की कोशिशें बड़ी तेज़ी के साथ हुकूमत की जानिब से जारी हैं और बड़ी संजीदगी के साथ अब हुकूमत इस मामले को लेकर आगे बढ़ रही है। और ताज़ा इसमें जो फैसला हुआ है वो अब PIA इंजीनियरिंग यूनिट को पाक फ़िज़ाइया को फ़रोग़ करने का फ़ैसला अब सामने आया है। 6.5 अरब रुपए की वो रकम है जिसके बदले अब ये इंजीनियरिंग का शोबा पाक फ़िज़ाइया के हवाले किया जाएगा। तो उसके बाद प्राइवेटाइजेशन के अमल में क्या कोई बेहतरी और तेज़ी आ सकेगी? चूँकि एक बार फिर बिडिंग का प्रोसेस होना है, एक बार फिर तमाम बिडर्स को सामने आना है और अपनी अपनी बिड को लगाना है। 31 अक्टूबर का पूरा एक नाखुशगवार एपिसोड हमारे सामने मौजूद है जो कि शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके बाद एक वेकअप कॉल के तौर पर उस एपिसोड को लिया गया और उसके बाद अब तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द अज जल्द PIA को प्राइवेटाइज़ किया जा सके। चूँकि इसके बाद एक तवील फहरिस्त है SOEs की जिनको प्राइवेटाइज़ होना है और दीगर इदारों की बारी फिर इसके बाद आनी है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। अब्दुल जब्बार एक मेंबर हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। बहुत आहिस्तगी के साथ ये अमल आगे बढ़ रहा है PIA की प्राइवेटाइजेशन का। किसी हद तक इसको हम कंट्रोवर्शियल भी कह सकते हैं। माजी में जो मिसाल हमारे सामने 31 अक्टूबर की सूरत में सामने आई, अब किस तरीके से इसको स्मूथली आगे बढ़ाया जा सकता है और इसमें तेजी कैसे लाई जा सकती है? देखिए, मेरा ख्याल है कि बात वहीं से शुरू करते हैं कि जहाँ पे 10 बिलियन की जो है एक ऑफर आती है, जिसमें एक रियल एस्टेट जो है डोमिनेंट या एक रियल एस्टेट बेस जो है वो कंपनी से जो है वो एक ऑफ़र चलती है और बाकी उसमें जो 6 पार्टियां शॉर्टलिस्ट होती हैं वहाँ से कोई भी जो है ऑफ़र नहीं आती है। तो सबसे बड़ी कमज़ोरी, अब हम आगे जाएंगे कि स्ट्रेंथ कैसे पैदा हो, आपके सवाल के जवाब को कुछ इस तरीके से एड्रेस करेंगे। तो कमज़ोरी सबसे बड़ी तो ये थी कि हमने उन 5 जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, व्हाटएवर 5 बिलियन पे करते, 3 बिलियन पे करते, 20 पे करते, इसका मतलब ये है कि मार्केटिंग जो है जिसके लिए एक फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है जिसको रखा गया था, उसकी मार्केटिंग आंसर या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एडवाइजरी बहुत कमज़ोर था। उसके बाद जो है ये चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ सतहों पे क्रिटिसाइज़ भी हो रही थी। मेरे अपने ख्याल में वो क्रिटिसिज्म जिसमें मटेरियल हो और जिस क्रिटिसिज्म को एक इम्प्रूवमेंट टूल समझा जाए उसकी पजीराई होनी चाहिए। कुछ उस क्रिटिसिज्म का एक हिस्सा ये भी था कि फाइनेंशियल एडवाइज़र जो है उसकी अप्रोच जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर रही। उसने PIA के इतने सारे अवेलेबल रूट्स, उसने PIA की मवक्कती तौर पे जो है वो यूरोप के तरफ जो है परवाज़ों के ऊपर पाबंदी या दूसरी एक लिबरल किस्म की जो एक हमें रूट अप्रोच जिसमें हम लैंडिंग राइट्स कहते हैं, वहाँ पे जो है वो कुछ एक कॉन्ट्रैक्शन थी, मगर ये कॉन्ट्रैक्शन लाइफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं थी, ये कॉन्ट्रैक्शन मवक्कती थी। वहाँ पे भी जो है एक मार्केटिंग बड़े साइजेबल किस्म के पैसे भी दिए गए थे और नाम भी एक बड़ा नाम है जिसको हम कहते हैं कि वन ऑफ द बिग फोर्स और वन ऑफ द बिग टेंस। और इस सारे हालात में फिर हम किसको, मेरा ख्याल है कि हम रिस्पॉन्सिबल एक किस्म का करार देने की कोशिश करें। उनको करार दे सकते हैं जिनका इनके साथ इंटरेक्शन रहा, मैनेजमेंट का रहा, प्राइवेटाइजेशन कमीशन का रहा, या उनका रहा जो इस जो फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के हवाले से जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की थी, वहाँ पे कोई कमज़ोरी नज़र आई। अब हम चीज़ों को आगे लेकर बढ़ते हैं कि कुछ कमज़ोरियाँ जो सामने आई, जो खुले आम बातें की, इनमें से कुछ मेरा ख्याल है कि शॉर्ट लिस्टेड लोगों ने कि जी 600 अरब रुपए, 800 अरब रुपए की लायबिलिटीज़ में 600 अरब रुपए गवर्नमेंट ने चलो होल्डिंग की तरफ पार्क तो किए, मगर आने वाले एंट्रेंट को 225 अरब 220 अरब रुपए की वो अदायगी करनी पड़ेगी। और नेज़ उसके लिए मुशख़्ख़स भी किया गया कि 80 से 90 अरब रुपए उसको फौरी जो है इसको ऑपरेशनल एक रिक्वायरमेंट के तौर पे उसने इसमें ये पैसे डालने हैं। और मज़ीद ये भी बात सामने आई कि $500 मिलियन की एक इंडिकेशन थी जिसको उन्होंने इन्वेस्ट करना था। अब हम थोड़ी देर के लिए कहते हैं कि बायर जो है वो हर चीज़ को मुनाफे के एंगल से देखता है,
बिल्कुल। बायर उसको किसी सोशल एस्पेक्ट्स में, किसी नेशनल एस्पेक्ट्स में, नेशनल एयरलाइन है, कोई नाम है, कोई हमारा नाम रिटेन होगा, कोई उसकी पास हिस्ट्री है और आगे वाली जो हिस्ट्री बेहतर होगी उसके लिए वो कोई भी कंटीजेंसी देने के लिए तैयार नहीं था। आज अगर आपने देखा तो यूरोप की तरफ जो है कुछ रिलैक्सेशंस पैदा हो गई हैं। 10 के लिए कोई परवाज की बात थी, अब पता चल रहा है कि वो उसमें एक 3 महीने का दौरानिया और आता है। तो इसको हम अंग्रेजी में ये कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स या अकाउंटिंग टर्म्स में कि भाई एक गोइंग कंसर्न, पर अच्छी गोइंग कंसर्न जो है वो बिकती है और उसके बिकने में जो गवर्नमेंट की अपनी $83 बिलियन, अगर आप रुपीस जो गवर्नमेंट ने एक इंडिकेशन रखी थी कि भाई मिनिमम जो है हमें 83 बिलियन जो है वो उसकी कोई ऑफर आए, मैक्सिमम उससे ज़्यादा भी आए, मगर वहाँ पे ऑफर 10 की थी। फिर रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत जो है वो एक मरतबा फिर जो है उसको वापस उस प्लेटफॉर्म से भेजा गया जिसको हम ऊपर वाले प्लेटफॉर्म कहते हैं, उन्होंने इसको जो है वो इसको रद्द कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब क्या होने वाला है। थोड़ी देर के लिए हम ये कहेंगे, अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर की तकरीरों को जो कुछ हालिया पॉलिसी में भी उसने कही थी, उसने कहा था कि पाकिस्तान के एक इकोनॉमिक आउटलुक के फंडामेंटल्स क्या है जिसके बेस पे पाकिस्तान के इकोनॉमिक आउटलुक को हम इम्प्रूव करें। एक उन्होंने कहा प्राइवेटाइजेशन, दूसरा कहा डीरेगुलेशन, और डीरेगुलेशन के ऊपर उन्होंने इस्तार किया, लिबरलाइजेशन की भी उन्होंने बात की, मगर प्राइवेटाइजेशन को उन्होंने रिपीट किया कि हमारे IMF के दरमियान मुज़ाकरे और हमारी अपनी जो एक सोच है कि हमारी जो बजटरी मेजर्स हैं, जो बजट के शॉर्टफॉल्स हैं, जो अभी 312 बिलियन जो है उसकी एक सदा जो है वो आ रही है और मेरे अपने ख्याल में कि ठीक है, उसको अगर इकोनॉमिक आउटलुक के रिपोर्ट में नहीं डाला गया है जो डालना चाहिए था, मगर एक एनालिसिस जो है इसकी हो चुकी है कि 500, 312 और दिसंबर तक की एक प्रोजेक्शन जिसको हम कहते हैं वो आ रही हैं तकरीबन 500 अरब से ज़्यादा। अब उसमें जो बहुत बड़ा आंसर जिसको हम कहते हैं कि उसकी कमी की जानी चाहिए और बाकी ज़ाहिर है मिनी बजट हो, टैक्सेशन के इंक्रीज हो, मगर कुछ तो वहाँ से मेरा ख्याल है कि कंपनसेशन हो जिसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। अब PIA की प्राइवेटाइजेशन, अब हम थोड़ी देर के लिए वापस आए कि जी पाकिस्तान स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन, ये अगर आपको याद होगा कि ये फोर फ्रंट पे रही हैं, इसको अब एक डिकेड से ज़्यादा जो है ये बातें चली हैं कई मरतबा। हम ये कह सकते हैं अब्दुल जब्बार साहब, ये पिछले चंद दिनों में जो चंद पॉजिटिव्स इसमें ऐड हुए हैं, जैसे अब यूरोप पर से पाबंदी ख़त्म हो गई और अब्दुल हफीज़ साहब से अभी गुफ्तगू हो रही थी 2-4 रोज़ पहले, तो उन्होंने कहा कि अब कोई 40 से 45 अरब बल्कि इससे भी ज़्यादा का रेवेन्यू अब PIA के पास ऐड ऑन हो जाएगा जब ये परवाज़ें बहाल हो जाएंगी। फिर ये 18% का जो जनरल सेल्स टैक्स है नए तैयारे, नए जहाज़ ख़रीदने पर, ये भी अब फ़िलहाल IMF ने इसको वेव ऑफ कर दिया है। तो ये वाले पॉजिटिव्स किस हद तक मददगार साबित होंगे इस प्राइवेटाइजेशन के अमल में? देखें, जहाँ पे बात हुई थी $500 बिलियन ये इन्वेस्ट करेंगे, अब $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो जो टैक्स रिलेटेड था, अब आप कह रहे हैं कि IMF ने जो है इसका वेवर दिया है, रिपोर्टेडली समवेयर बट नॉट एवरीवेयर, एंड कहीं वेबसाइट पे इस किस्म की जो है चीज़ की अवेलेबिलिटी या इवन IMF की तरफ से कोई इस किस्म की कोई अश्योर्ड पोजीशन, तो अगर मुझे पता नहीं है तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आई एम इग्नोरेंट। मगर मेरे अपने ख्याल में कि इस हवाले से अगर आपको हो सकता है मुझसे ज़्यादा पता हो, हम थोड़ी देर के लिए चलो इस बात पे आ जाते हैं कि हाँ जी 18% कम, तो इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि अभी $90 मिलियन, अगर हम 500 मिलियन की एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की पोस्ट प्राइवेटाइजेशन, तो $90 मिलियन जो है उसको हम देख सकते हैं कि वो एक और ज़्यादा स्पेस क्रिएट करेगी कि 500 मिलियन डॉलर में 90 मिलियन की और कैपेसिटी आ गई है। जो कुछ चीज़ें ख़रीदनी हैं, जो कुछ करना है, उसकी ताकत बढ़ जाती है, इसमें तो कोई शक नहीं कि नेक्स्ट जो ऑफ़र आएगी उसमें इस चीज़ का ज़रूर प्लस पॉइंट होगा और नेक्स्ट ऑफर में जो रूट्स हैं उसका भी होगा। मगर अब आपने कहा कि वो कहते हैं कि जी 45 बिलियन रेवेन्यू, सवाल पैदा होता है कि 85 बिलियन रेवेन्यू के अगेंस्ट में आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं उसकी बैलेंस पोजीशन तो अभी भी मौजूद नहीं है।
वो रेवेन्यू जो है वो उन मैंडेटरी किस्म के सर्विसेज को तो मुहैया करेगा जिसमें इवन अकाउंट फॉर पोजीशन बैंकों की तरफ भी रहती हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये जो दूसरा आंसर है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और इसके प्रैक्टिकल स्पिल ओवर इफेक्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। मगर बतौर कुल अगर आप एफएम की बात सुने जो कुछ चंद रोज पहले उन्होंने कहा कि जी एसओईज हमारी 6 ट्रिलियन इन डिकेड हमें जो है एक लॉस का जो है एक फिगर लेकर आई हैं और हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट है 12.9 एंड ऑल दैट उसके ये आधी रकम है। सही, हमें इससे जान छुड़ानी है। तो पीआईए को भी आप जो है वो खारिज बहस नहीं करार दे सकते हैं कि वो भी मेरा ख्याल है कि एक जान छुड़ाने वाली एंटिटी जो है आज से नहीं बहुत साल पहले से बनी। एक ऐसे मौके पर जब ये प्राइवेटाइजेशन का अमल भी चल रहा है, जब ये गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि इंजीनियरिंग यूनिट को हमें पीएएफ को अब बेच देना है, फरोख्त कर देना है, ये इससे क्या मुराद है? इससे जो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन का अमल है वो तो नहीं मुतासर हो जाएगा? इंजीनियरिंग के यूनिट को अलहदा करके क्या इसको बेचा जा सकता है? नहीं, कोई मुतासर होने वाली बात इसलिए नहीं है कि देखिए जब 600 अरब रुपए पार्क किए गए, 600 के बजाय 700 भी कर सकते, तो गवर्नमेंट जो है वो किसी भी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स में, जैसे स्टील मिल में स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स क्या थी कि ज़मीनें अलग करो और जो है सिर्फ जो मौजूदा स्टील मिल है जिसके लिक्विडेशन के बारे में SIFC में डिस्कशन हुई और बाकायदे एक बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा गया है कि इसको लिक्विडेट करें। मगर स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में प्राइवेटाइजेशन कमीशन में जब मैं भी मेंबर था तो वहाँ पे स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बनी थी और कुछ चीज़ें एसेट्स को अलग किया गया था। वो SCCP के रेगुलेटरी मैकेनिज्म में इस किस्म के अप्रूवल की गुंजाइश भी है। कंपनी लॉ को साथ भी देख सकते हैं क्योंकि PIA अब एक कॉरपोरेशन बन चुकी है। किस ज़माने में जब नहीं थी तो उस ज़माने में ये प्राइवेटाइजेबल नहीं थी। अब आपकी बात करता हूँ प्रिसीशन इंजीनियरिंग। देखिए प्रिसीशन इंजीनियरिंग की अफादियत जो है वो उस वक़्त तो बहुत थी जब कुछ चीज़ें बोइंग, एयरबस या दूसरी कंपनियां जो जहाज़ बनाती हैं जिनको स्पेयर पार्ट्स के हवाले से हमारे इस प्रिसीशन इंजीनियरिंग के ऊपर इतना इत्मीनान था और वो इसके एक ऑडिट्स भी करती थी और इनके साथ मुंसलिक भी रहती थी। ये सूरत हाल मेरा ख्याल है कि इस वक्त मौजूद नहीं है या उस अश्योर्ड लेवल पर अब उसमें बहुत ही कमी आ चुकी है। हम वापस बात करें तो ये तो एक हमारा एक प्रिसीशन टेक्नोलॉजी के हवाले से कि एवियोनिक्स, एरोस्पेस की रिक्वायरमेंट्स जो है उसको पूरी करने की सलाहियत इसमें पैदा की गई थी। मेरे अपने ख्याल में कि इसको अगर एयरफोर्स के हवाले किया जाए, मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर जो है एक तजवीज़ सामने आई है। मगर जो भी इसको ख़रीद रहा है वो तो उस वक़्त प्राइमरी मसाइल का शिकार होगा कि किस तरीके से उसने जो है वो एक्सेस मुलाजमीन को एडजस्ट करना है, किस तरीके से उसने जो है इसकी ऑपरेशन को इनएफिशिएंसी से निकाल कर एफिशिएंट बनाना है और किस हवाले से उसने कितने पैसे देने, कम से कम पैसे देने ऑपरेटिंग लेवल को रखने के लिए। और लीज एग्रीमेंट्स और दूसरे जरावे से अगर कुछ चीज़ें और लाई जाएंगी जिसको हम एयरक्राफ्ट चलो कह सकते हैं तो उसमें कितनी हद तक उसमें कमी की जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो हमारे मुल्क में ये रहा है जिसको मैं एज ए सिटीजन आज भी क्रिटिसाइज करता हूँ, हमने जो ओपन स्काई पॉलिसी शुरू की उसने भी PIA का, मैं सत्यानाश का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ मगर PIO की रेवेन्यू जनरेशन और PIA की परफॉर्मेंस को उसने भी बहुत ही असरअंदाज किया। मुझे याद है ओपन स्काई पॉलिसी के ऊपर कराची एयरपोर्ट पे एक बहुत बड़ा एकेडमिक एक सेशन हुआ था, मैं भी स्पीकर था। हमने तो उस ज़माने में कहा था कि ये अब इब्तदा है कि आप अपने पैसेंजर्स दूसरी एयरलाइनों के हवाले कर रहे हैं। आज मुझे बताएं कि हम सियालकोट से लेकर पेशावर से लेकर, मुझे तो ये लगता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अब आइंदा अगर बाहर के हमने बाहर वाले एयरलाइंस को ये रूट्स दे दिए तो हमारी अपनी जो कैप्टिव मार्केट थी, देखें कैप्टिव मार्केट जो है वो आपके एक रेवेन्यूज को अश्योर करती है जिसको हम कहते हैं कि थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस या प्रोजेक्टेड कैलकुलेशंस को किसी तरीके से बामाने बनाने के लिए और अमली तौर पे
उसको अश्योर करने का तरीक़ेकार यही होता है कि आप थोड़ा सा एक कैप्टिव मार्केट और एक मार्केट जो अवेलेबल है, हमारी पूरे मिडल ईस्ट में लोग हैं, हमारे जो है वो यहाँ से लेकर दुबई से लेकर उस कोने तक किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में हैं, प्लस यूरोप के भी हमारे पास रूट्स हैं। तो मेरे ज़ाती ख्याल में कि थोड़ा सा हुकूमत को, अगर ये हुकूमत ये बातें कर रही है कि हाँ जी हम जो है वो इस रूट्स के हवाले से कैपिटलाइज करेंगे और प्रिसिशन इंजीनियरिंग को हम उसके पीएफ के हवाले करेंगे, तो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि उम्मीद अफजा हैं। अच्छा। मगर हमारा जो कैप्टिव कस्टमर है, मेरे अपने ख्याल में कि उसके बारे में भी हमें ख्याल करना चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको इस सवाल का जवाब खुद ही दे देता हूँ। अगर मैं पीआईए का ख़रीदार हूँ और मुझे इस किस्म की कैप्टिव या एक बैलेंस्ड पॉलिसी नज़र आए कि यहाँ के लोगों के ट्रैवल जो है उनका इंटरेस्ट मेरे एयरलाइन में इसलिए होगा कि वो कैप्टिव होगी। अगर आपको टैक्सेशन रूल्स के हवाले से थोड़ी मैं बात करूं, हुकूमत ने फॉरेन ट्रैवल के ऊपर बड़े टैक्सेस लगा दिए हैं। आप, मेरा ख्याल है कि मैं बड़े एहतियात से कह रहा हूं कि आपको उस टैक्सेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अगर आप मोहतात तरीके से अगर कैप्टिव अपने ही पैसेंजर्स ओपन स्काई पॉलिसी को थोड़ा सा, मेरा ख्याल में अगर आप बिल्कुल ही ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो उसमें एक बैलेंस पैदा करना पड़ेगा कि वो रूट्स जो आपके बिल्कुल, जिसको कहना चाहिए कि ऑल द टाइम 3 महीने से पहले एस्पायरेंट बुकिंग के लोग अवेलेबल हैं, उसको अगर आप अपने पास कैप्टिव बना लें तो मेरे अपने ख्याल में कि कुछ पॉलिसी को वहाँ पे ओपन स्काई में कोई रद्दोबदल कर लें तो आपके रेवेन्यू देखे फॉर एक्सपेंडिचर की और रेवेन्यू के बीच में जो जगह बनती है वो होती है प्रॉफिट्स, विजिबिलिटी, एक चीज़ को अच्छी तरीके से देखना। यही का मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसी के ऊपर बात चल रही है कि कोई भी खरीदार जो है इस अट्रैक्शन के साथ, मेरे अपने ख्याल में कि आपके पास 10 अरब रुपए से कुछ ज़्यादा, बल्कि उससे बहुत ज़्यादा बोली लगाने के लिए तैयार होगा। यही बात एसएमई के बारे में जब मैं करता हूं। अब्दुल जब्बार साहब, प्राइवेटाइजेशन का भी ये अमल जारी है, तो आने वाले दिनों में इस पर मजीद भी डिटेल से आपसे बात करते रहेंगे, जो टैक्स इशूज़ हैं और फिर किस तरह से रेवेन्यू को मजीद बढ़ाया जा सकता है, और जब यूके की परवाज़ें भी बहाल हो जाएंगी तो किस हद तक प्रॉफिटेबल हो जाएगा पीआईए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल जब्बार साहब, साबिक इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत हैं जिनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं और इनके जो इंतज़ामी फ़ंड्स हैं 3 ट्रिलियन रुपए की तारीखी सतह पर पहुंच गए। अब क्या पाकिस्तान में जो एक इन्वेस्टर है उसका म्यूचुअल फ़ंड पर बहुत ज़्यादा इस वक्त यकीन पुख्ता हो रहा है, और जो दूसरे इन्वेस्टमेंट के मौके हैं क्या वहाँ पर इस वक्त इन्वेस्टर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा इन्वेस्टमेंट करने में, और क्यों ये तारीखी सतह पर पहुँचे और इसका पाकिस्तान इकोनॉमी के साथ अगर हम कनेक्शन जोड़ें तो वो क्या निकलता है। एक छोटी सी रिपोर्ट इस पर, पूरी सूरत हाल पर आपको दिखाते हैं, फिर वापस आते हैं। सैयद फवाद बसीर साहब हेड ऑफ रिसर्च हैं के-ट्रेड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के। तो एक तरफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ के जो इस वक्त इन्वेस्टर्स हैं वो बड़ी तादाद में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब भी ये 3.44 ट्रिलियन रुपए तक इस वक्त ये मार्केट के फंड्स पहुँचे, और फिर हम स्टॉक मार्केट को भी इस वक्त खासा ऊपर जाता देख रहे हैं, वो भी रोज़ाना की बुनियाद पर नए रिकॉर्ड्स बना रही है। तो इन्वेस्टर्स का एतमाद इस वक्त किस हद तक बहाल और किस इंडस्ट्री पर, किस सेक्टर पर ज़्यादा इस वक्त उनका एतमाद है, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। फवाद बसीर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त म्यूचुअल फंड्स की मकबूलियत है वो बढ़ती जा रही है, ये 3.4 ट्रिलियन रुपए उसका सबूत हैं, और ये जो चंद मकबूल तरीन फंड्स हैं जिसमें ओपन एंडेड फंड भी है, ज़रा इसके हवाले से कुछ सिंप्लीफाई अगर आप करके बताएं, ये किस तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, इसके अंदर एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट रखने वाली है कि पाकिस्तान के आम आदमी के पास जो पैसा है वो, अगर हिस्टोरिकली देखें, हमें उसके पास बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ होते नहीं थे पैसे डालने के, और कुछ सेक्टर्स के अंदर, जैसे हमारी जो प्रॉपर्टी सेगमेंट है उसकी जो उसके अंदर जो नए टैक्सेस इम्पोज हुए हैं और रेगुलेटरी चेंजेस जो हुए हैं उसकी वजह से। फवाद साहब, अपना नुक्ता भी आप मुकम्मल कर लीजिएगा और ये भी बताइएगा कि इन्वेस्टर्स का अब ज़्यादा रुझान क्या म्यूचुअल फंड्स की जानिब हो रहा है, और अगर ऐसा है तो इसकी क्या वजूहात हैं। जी देखिए, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो लोग होते हैं उनको एक एक्सपर्टीज नहीं होती कि हमारी मार्केट से पैसे किस तरह बनाएं।
ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है हमारी, इसके पास दोनों एवेन्यूज होते हैं। जब शरह सूद हाई होती है तो ये मनी मार्केट फंड्स के अंदर मूव हो जाते हैं, और जब मार्केट बेहतर परफॉर्म कर रही है तो शरह सूद नीचे आने की सूरत के अंदर ये इक्विटी मार्केट के अंदर आ जाते हैं। तो ये दोनों तरीके से मैक्सिमम रिटर्न ऑफर करते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो पॉइंट होते हैं इन्वेस्टर के लिए, अगर उसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी उसको एक रिटर्न जनरेट करना है और बैंक में उसको वो रिटर्न नहीं मिल रहा, तो वो म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकता है। हमारी कुछ जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं प्रॉपर्टी मार्केट की, उसके रेगुलेटरी कंसर्न की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट नहीं हो रहा है। तो जब इस तरह की प्योर एसेट के अंदर जब रिटर्न नहीं जनरेट हो रहा तो फिर आप दूसरे एसेट की तरफ देखते हैं, जिसके अंदर नेशनल सेविंग स्कीम्स भी आती हैं, म्यूचुअल फंड भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। अब जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है इन्वेस्टर भी वहीं पे ज़्यादा इंक्लाइंड होगा कि मैं अपने पैसे डालूं। और फवाद साहब, ये जो ओपन एंडेड फंड इस वक्त बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है, इसमें मनी मार्केट फ़ंड भी 1.3 ट्रिलियन रुपए पर पहुंच गया। इनकम फंड्स की इस वक्त जो मालियत सामने आ रही है वो 1.2 ट्रिलियन रुपए है। तो ये एसेट्स इनके बढ़ रहे हैं, इसका मतलब लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये इनमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट का ये तरीकाकार होता है, रुझान लोगों में कैसे पैदा हो रहा है और क्या क्या इसके फ़वाइद हो सकते हैं? देखिए, फवायद तो यही है कि जो अब देखें, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक पूरी कंपनी है और उसके पास एक एक्सपर्टीज डेवलप करने के लिए एक पूरी टीम बैठी हुई है, जिनका काम यही है कि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं उसका रिटर्न मैक्सिमाइज करें। आप जो इंटर मार्केट ट्रेडिंग होती है उसके तहत जो रिटर्न्स ऑफर होते हैं टी बिल्स के अंदर, PIBs के अंदर, जाहिर सी बात है बहुत सारी मूवमेंट होती है और वॉलेटाइल मूवमेंट होती है ड्यूरिंग द ट्रेड। उस मूवमेंट को जो कैप्चर करते हैं ये लोग और अपने रिटर्न के अंदर जनरेट करते हैं, उसके लिए इन्वेस्टर्स इनके पास पैसे डालते हैं और जाहिर सी बात है अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर लेते हैं। और फवाद साहब, बैंक डिपॉजिट से ये किस तरह से और कितना मुख्तलिफ हैं? चूँकि बहुत सारे लोग अपने रेगुलर प्रॉफिट्स के लिए बैंक में भी बड़े बड़े डिपॉजिट्स करते हैं, बहुत सारे लोग स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उन सेक्टर से कितना मुख्तलिफ और कितना प्रॉफिटेबल है? देखिए, ये एक हाइब्रिड सिस्टम है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि शरह सूद जब हाई होती है तो पैसा जाता है बैंक्स के अंदर, और कुछ पैसा उसके अंदर से म्यूचुअल फंड के भी अंदर फ्लो होता है, बिकॉज वहाँ पे एक एडेड एलिमेंट होता है कि ट्रेडिंग हो जाती है उसके अंदर, म्यूचुअल फंड्स जनरेट कर देते हैं आपके लिए रिटर्न। बैंक्स जो होते हैं वो आपको एक सेट रिटर्न, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं डिपेंडिंग के कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट ले रहा होता है, लेकिन शरह सूद जब नीचे जा रही होती है तो बैंक के रेट्स जो होते हैं वो थोड़े अनअट्रैक्टिव हो जाते हैं। और ये जो कंपनीज है, अगेन इनके पास जो एक्सपर्टीज होती है मनी मार्केट की, उससे ये ज़्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद फवाद बसीर सर्च के ट्रेड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।